ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके हम आंसर निकाल सकते हैं 1.9 के क्वेश्चंस। ट्रूथ टेबल कल जो ड्रॉ किया था ना, वही ट्रूथ टेबल बनाकर हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, आइडेंपोटेंट लॉस। आइडेंपोटेंट लॉ मतलब इनपुट तेरा कुछ भी हो या फिर जो तू इनपुट कर रहा है वही आउटपुट भी आएगा, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ। जैसे इनपुट P है तो आउटपुट भी P है, इनपुट P है तो आउटपुट भी P है। मतलब देख, इसको समझना कैसे है, ट्रू या फॉल्स है। अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये क्या है, ट्रू आएगा। ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये दोनों भी क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन हो जाती है। देन दूसरी कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट लॉ। ओके, नाउ सेकेंड वन है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या, कि तू तीन टर्म्स है P और Q और R, देख और दो है, तो तू क्या कर सकता है, ये ब्रैकेट के बजाय तू पहले दो लोगों को ब्रैकेट में ले सकता है अगर तुझे नीडेड है तो। ठीक है, अगर नीडेड है तो तू ये वाले ब्रैकेट को छोड़कर तू ये वाले ब्रैकेट्स को ले सकता है, या तो तू क्या कर सकता है, सारे ब्रैकेट्स भी हटा सकता है अगर नीडेड है तो। सेम एंड के लिए भी होगा एसोसिएटिव लॉ। बेटा इधर ध्यान दे, तुझे कुछ नहीं समझेगा। अगर तूने इधर ध्यान नहीं दिया ना तो बेटा ये ऑलरेडी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, देख किसी को भी ब्रैकेट दे सकते हैं अपने हिसाब से, साइन अंदर की सेम होती है। अब कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट करना मतलब क्या, जगह चेंज करेंगे तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे P और Q लिख या Q और P लिख, दोनों सेम है। P एंड Q लिख या तो Q एंड P लिख, दोनों सेम है। ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं सम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ये रूल्स आएंगे तो ही तू सम को सॉल्व कर सकता है। फिर इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा मल्टीप्लिकेशन याद है अपने को, मल्टीप्लिकेशन पता है, A प्लस बी इंटू सी प्लस डी हो रहा है, या तो इन दो ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होते तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, A इंटू सी प्लस डी होता है, प्लस ये बीच वाली साइन इधर आ जाएगी, B इंटू सी प्लस डी होता है। ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो यहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। देन यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में P इंटू ए प्लस बी है सपोज, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा प्लस P इंटू बी हो जाएगा। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख कैसे लगता है, P और Q एंड R है ना, तो P और Q एंड की साइन बीच में, P और R। सेम फॉर दिस ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या, तेरा ऑप्शन यहाँ पर P और C है, क्या है बेटा ये, P और C। C का मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स। C का मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स। मुझे बता कि और में अगर दूसरा वाला टर्म फॉल्स है, दूसरा वाला टर्म फॉल्स है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इधर ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहां पर फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहां पर फॉल्स है, यहां पर ट्रू है तो ट्रू आएगा, यहां पर फॉल्स है तो यहां पर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। मतलब देख P और C का आंसर क्या आएगा, P आएगा। मतलब तेरा आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी तेरा P रहेगा वही तेरा यहाँ पे आंसर भी होगा। ठीक है, ये है आइडेंटिटी लॉ। सिमिलरली P और T है, P और T है। देख P और T मतलब ट्रू। अगर P के जगह पे फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या आएगा,
अगर P के जगह पे ट्रू है तो मेरा आंसर क्या आएगा? मतलब जो भी P होगा वो मैटर नहीं करता मेरे को, मेरा आंसर तो ट्रू ही आने वाला। और में समझा? ऐसे सोचना है तो तुम सम को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सम नहीं सॉल्व हो पाएगा तुमसे। अब नेक्स्ट P एंड C आएगा। देख P एंड C, अगर P मेरा फॉल्स है तो मेरा आंसर ये भी फॉल्स ही है ना बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन F एंड F आएगा। देख P के जगह पे T डाल दिया मैंने, तो क्या आंसर आएगा मेरा? T एंड C आएगा ना, मतलब P एंड C मेरा आंसर C देगा। अब देख P एंड T मेरा आंसर क्या आएगा? जैसे P अगर ट्रू है तो मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। P अगर फॉल्स है तो मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? P, तो इसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। अगर ये कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर तुमको याद रहेगा तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी इसको बाहेट करने की, नहीं तो जनरली बच्चों को बाहेट करना पड़ता है। अब सीधी सीधी लॉजिक है बेटा, देख इधर P और नेगेशन ऑफ P है। अगर मैं P को ट्रू ले लूं तो नेगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा बता मेरे को? ट्रू। वेरी गुड। तो देखना P और नेगेशन ऑफ P क्या आएगा? ट्रू आएगा। सिमिलरली P एंड नेगेशन ऑफ P, चल मैंने P को ले लिया T एंड नेगेशन ऑफ P को ले लिया मैंने फॉल्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा ना, C आएगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ T इज C, नेगेशन ऑफ C इज T, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। मतलब P और नेगेशन ऑफ P तुझे क्या देगा? T देगा। P एंड नेगेशन ऑफ P क्या देगा तुझे? C देगा। नेगेशन ऑफ P क्या होता है? P होता है। ये इन्वोल्यूशन लॉ अपने को पता है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ भी अपने को पता है। P ऑन द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। P इंप्लाइज Q पता है? P इंप्लाइज Q को तू नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P भी लिख सकता है। इसको हम लोग कहीं पे ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। हाँ, 9th प्रॉपर्टी हम ये ज़रूर यूज़ करने वाले, जैसे कि नेगेशन ऑफ पहले इम्प्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इम्प्लीकेशन में P इंप्लाइज Q क्या होता है? नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? डबल इम्प्लीकेशन में P डबल इम्प्लाइज Q में क्या होगा? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब इसका ही अगर मैं नेगेशन का बात करूँ बेटा, इसका ही नेगेशन का, ओके, नेगेशन इनका, तो नेगेशन क्या होगा? देख, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म, बेटा इसका नेगेशन है। डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होगा? डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन होगा फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। यहाँ पे एंड है तो ये और हो जाता है। इसका नेगेशन क्या होगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो ये डबल इम्प्लीकेशन का, ये आपको लिख के लेना है पूरा का पूरा अलजेब्रिक स्टेटमेंट, और देखते हुए लिखना, समझना है। अगर नहीं समझा तो फिर मैं सिखाऊंगा, कुछ नहीं समझेगा। ऑलरेडी स्पीड में लेना पड़ेगा मुझे अभी, क्योंकि तुम लोग लेट हो रहे हो। टेस्ट है कल। तो हमने क्या पढ़ा? आइडेंटिपोटेंट लॉ देखा जिसमें P और P एंड P। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ देखा जिसमें हम देख रहे करके और रिपीटेड है, एंड रिपीटेड है, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है। कम्यूटेटिव लॉ में P और Q को तो Q और P लिख सकता है, P एंड Q को तो Q एंड P लिख सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मतलब मल्टीप्लिकेशन जैसा। आइडेंटिटी लॉ मतलब तुझे जो भी आउटपुट आ रहा है, ओके। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब भी वही, आउटपुट अपने को चेक करना है। फिर इन्वोल्यूशन लॉ मतलब नेगेशन ऑफ P, और डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या? बाहर से नेगेशन जा रहा है अंदर, और
फिर इसके बाद ये वाले दो फॉर्मूलेस तुझे याद रहने चाहिए। दैट्स इट, इतना याद रहेगा तो तेरा सम्स इजीली सॉल्व होगा। अब जैसे क्लास वर्क 9 है, क्लास वर्क 9 का मैं फर्स्ट सम सॉल्व करता हूँ। तुम LHS और RHS ये लिखे हुआ क्या जो मैंने नीचे लिखा था, 9th लॉ, ये लिख के लो बेटा। 9th लॉ, 9th लॉ था इम्प्लीकेशन का, दोनों भी लिख देता हूँ। P इम्प्लाइज Q मतलब क्या, फर्स्ट टर्म नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फिर नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या आएगा, फर्स्ट टर्म एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। P डबल इम्प्लाइज Q का क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P आएगा। नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q तुझे आएगा negation P फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये और हो जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये टर्म तेरा आ जाएगा। मैं बेटा इसी को नेगेशन अप्लाई कर देता हूँ, इसको और आ जाता है, इसका भी नेगेशन में अप्लाई कर देता हूँ, मुझे आंसर आ जाता है। लिख के ले बेटा, इसको 9th प्रॉपर्टी या तो 10th प्रॉपर्टी ऐड करके लिख ले। नाउ देख यहाँ पे हमें अब इसको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। देख तू इसको ट्रूथ टेबल के साथ भी सॉल्व कर सकता है, LHS लेने का और RHS लेने का और सम को सॉल्व कर देने का। मतलब स्टेटमेंट है, मतलब रोज कितने बनेंगे, 2। टोटल लॉजिकल कनेक्टिव्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 8 कॉलम्स बनेंगे। 8 कॉलम में इस कॉलम का आंसर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हेंस प्रूव करके तू आगे बढ़ सकता है। बेटा ये 100% कल टेस्ट में आएगा, ये कंसेप्ट 100% ये कंसेप्ट आएगा ट्रूथ टेबल का, ठीक है। 4 मार्क तक का आएगा। ओके नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सम सॉल्व करना है। तो मैं देख तुझे सोचना सिखाता हूँ। P LHS में छोटा टर्म है बेटा, P डबल इम्प्लाइज जब भी लग जाता है तो क्या होता है, P इम्प्लाइज Q होता है एंड Q इम्प्लाइज P होता है, ठीक है। नेगेशन मतलब क्या, नेगेशन ऑफ P और Q एंड Q और P, ये तेरा वैल्यू होता है LHS का। मतलब ये दोनों में से कुछ भी दिख गया ना तो तू इधर ला सकता है, P डबल इम्प्लाइज Q। तो मैं अभी क्या करता हूँ, RHS को कंसिडर करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी RHS को कंसिडर करता हूँ सॉल्व करने के लिए। RHS में P एंड Q है और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q है। बेटा 2 ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कैसे करते हैं हम लोग जनरली, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करते हैं, P और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, एंड की साइन इधर आ जाएगी, Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से देख मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, P और नेगेशन ऑफ P, ये एंड इधर आ जाएगा, P और नेगेशन ऑफ Q, ये एज इट इज, ये एक ब्रैकेट बन जाएगा, एंड बीच में आ गया, ब्रैकेट में Q और नेगेशन ऑफ P, एंड बीच में आ जाएगा, Q और नेगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज। बेटे यहां पर देख कौन सा लॉ यूज होगा, अगर P ट्रू है और P ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स क्या आंसर देगा, ट्रू मतलब T आंसर देगा, टोटोलॉजी, एंड
P और नेगेशन ऑफ Q ब्रैकेट एंड Q और इसका कुछ कर नहीं सकते तो उसको एज इट इज लिखते हैं। बेटा इधर क्या आंसर आएगा? और है ना बेटा, Q ट्रू है और नेगेशन फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स ही रख सकता है तू, और कुछ नहीं रख सकता। तो एक ट्रू रखा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो और के हिसाब से क्या आ जाएगा? टोटोलॉजी आ जाएगा ये भी। अब ये टोटोलॉजी आ जाएगा। देख बेटा यहाँ पे टी एंड समथिंग है, याद है? देख उधर देख, तेरे बुक में लिखा रहेगा P एंड T क्या आएगा बेटा? P के ऊपर डिपेंड करता है ना आंसर क्या आना है। तो आंसर क्या आएगा? P आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख T एंड P और नेगेशन ऑफ Q है, तो ये हो जाएगा P और नेगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट सॉल्व होकर आएगा। एंड ये आ जाएगा Q और नेगेशन ऑफ P, ये ब्रैकेट सॉल्व होकर आएगा। अब देख यही दिख गया तुझे, बीच में एंड की साइन है, नेगेशन ऑफ Q है इधर, तो ये नेगेशन ऑफ Q और P, Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये टर्म है। बस थोड़े से शफल्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट कर देता हूँ इनका। नेगेशन ऑफ Q और P पहला वाला लिख दिया, एंड नेगेशन ऑफ P और Q। अगर तू ये नहीं लिखेगा स्टेप, तुझे समझ गया तो भी चलेगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? P इम्प्लाइज, ये इसका वैल्यू आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q और P का, Q इम्प्लाइज P एंड P इम्प्लाइज Q। तो इसको लिख सकता है P डबल इम्प्लाइज Q लिख और Q डबल इम्प्लाइज Q P लिख, हेंस प्रूव। ठीक है, ऐसे प्रूफ करना है। समझा क्या? ये फटाफट लिख के ले लो, ये हिंट के साथ। ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस है। दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, क्वेश्चन से एक बार निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है, देख अभी 1.9 चालू किया हमने, क्लास वर्क 9। यहाँ पर है P एंड नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ Q इक्विवेलेंस टू P। मतलब देख, ये बड़े से स्टेटमेंट को तुझे छोटे में लाना है, तो तुझे ये पहले ब्रैकेट को देखना पड़ेगा। देख उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर दो और की साइन है, फर्स्ट बेंच, ब्रैकेट के अंदर दो और की साइन है। ब्रैकेट के अंदर दो और की साइन है, तो तू कौन सा लॉ यूज कर सकता है? इधर एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकता है। क्या यूज कर सकता है? एसोसिएटिव लॉ में हम क्या कर सकते हैं, Q वाले टर्म को साथ में ले लेते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ Q। अब देख P एंड Q और नेगेशन ऑफ Q का आंसर क्या आएगा, बता जरा मुझे। बेटा इमेजिन कर कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ट्रू आएगा, टोटोलॉजी आएगा। ओके, तो ये टोटोलॉजी हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, बता मुझे। नेगेशन ऑफ P और T है, ट्रू ही आएगा ना, तो आंसर ट्रू आएगा। अब देख P एंड T, आंसर क्या आएगा? P आएगा, बिकॉज एंड में P के ऊपर, अभी P के ऊपर चला जाए सब कुछ, तो यहाँ पे तेरा आंसर P, हेंस प्रूव। तू LHS और RHS दोनों साथ में सॉल्व करके भी ला सकता है इक्वल। ठीक है, जब भी अपने को कुछ समझे नहीं तो दोनों साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाला सम लिखता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में नेगेशन ऑफ P एंड Q दिया है, implies negation of Q, P एंड Q। देख बेटा, इम्प्लीकेशन है ना बीच में, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, मतलब ये कुछ ऐसा चल रहा है, ध्यान दे इधर, तू ध्यान नहीं दे रहा फर्स्ट बेंच। P इम्प्लाइज Q है, लेकिन बाहर नेगेशन का साइन है, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या है बता मुझे फर्स्ट बेंच। मैं इधर सिखा रहा है तो ये देख, मत वो लिखना बंद कर दे। क्या है P, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या है? यस, P एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। यहाँ पे भी वही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। ये है मेरा LHS। ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलना क्या? नहीं आ रहा हूँ मैं, लेक्चर ही साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ। ये हुआ। अब देख, यहां पर इम्प्लीकेशन लग गया। अब P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ Q, Q हो जाएगा बेटा। अब देखना, दोनों भी एंड है ना, एसोसिएटिव लॉ लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, तो P एंड Q कर सकता हूं। देखना, आइडेंटिपोटेंट लॉ हो जाएगा। Q एक ही, देख Q दो बार रिपीट हो रहा है ना, आंसर क्या आएगा? Q ही आएगा। P एंड Q इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। समझा क्या बेटा? इजी लग रहा है? जब खुद से करने बैठोगे ना, डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी मैं लॉस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो फिर हो रहा है। ठीक है, फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम ना बेटा दोनों साइड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है, तो हम इसको ना LHS और RHS दोनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई करोगे क्या तुम? ये ट्राई करो, LHS और RHS सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देख बेटा, ये मैं हिंट देता हूँ, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, बीच में इम्प्लीकेशन का साइन, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेगा तो आंसर मिल जाएगा तुझे। देख, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स इम्प्लीकेशन में ही अप्लाइड है बेटा। P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या हो जाएगा? P इम्प्लाइज Q का इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। देन P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है, ये हम लोगों को आना चाहिए। एक बार कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फिर से मेरे साथ डिस्कस करना है, फर्स्ट बेंच ध्यान दे इधर। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q का इनवर्स क्या होगा? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P।
ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना है। एक क्वेश्चन इसका बाकी था, क्वेश्चन नंबर 3। देख, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग में कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो स्टेटमेंट है इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, इस ये है कुछ ऐसा, P implies Q है। अब इसका कन्वर्स ऑफ P implies Q क्या है? Q implies P है। तो यहाँ पे तुझे स्टेटमेंट दिख रहा है इट स्नोस, P मतलब क्या? इट स्नोस। Q मतलब क्या? दे डू नॉट ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो यहां पर Q implies P क्या हो जाएगा? इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोस। Q implies P लिख दिया मैंने। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, इनवर्स ऑफ P implies Q। ओके, इनवर्स ऑफ P implies Q। तो इनवर्स में क्या होगा? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q होगा। तो इट स्नो का क्या हो जाएगा? इफ इट डज नॉट स्नो then they will drive the car। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q is negation of Q implies negation of P। मतलब यही है, बस इसको आगे लिखना है। इफ दे विल ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नो। दैट्स, लिख लो बेटा ये। अभी देख, सेकेंड सम सॉल्व करता हूँ मैं। कौन सा सेकेंड बेटा? अभी तुझे ये वाला खुद से करना है। फिफ्थ फटाफट। P और Q इम्प्लाइज R है, P इम्प्लाइज R है एंड Q इम्प्लाइज R। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का प्रॉपर्टी अपने को पता है, फर्स्ट टर्म का नेगेशन और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का नेगेशन और सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का नेगेशन और सेकेंड। अब यहाँ पे ब्रैकेट को अंदर लेके जाते, या तो इसको कुछ मत कर। देखना इधर और आर है ना, दोनों में सेम है ना, दोनों ब्रैकेट में। तो तू अगर और आर को निकाल लेगा बाहर, बचेगा क्या अंदर?
नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और आर, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वही मिल जाएगा बेटा, ओके। या तो क्या कर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे ये RHS में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप दिखा रहा हूँ, तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये LHS और RHS सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और Q और R है बेटा, इसमें से नेगेशन को कॉमन बाहर ले लेगा तो क्या बच जाएगा, देखना। नेगेशन को बाहर ले लिया तो P बच गया, एंड का और हो जाएगा Q और R, देख LHS और RHS सेम हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इजी सम चाहिए। हो गया ये। नाउ सिमिलरली ना बेटा ये भी करना है, तो उसमें से एक सम मैं करवा देता हूँ, बाकी के घर पे जाके कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग भी है तो उसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस इजी है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो एंड है ना, ये एंड, ये और ये एंड हो जाएगा, ये और हो जाएगा और ये एंड हो जाएगा, तो तुझे आंसर मिलेगा LHS और RHS का। हो गया क्या ये? एक ये वाला फर्स्ट वाला खुद से सॉल्व कर, अगर आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ दूसरे कंसेप्ट पे, फिर यहीं पे ये स्टॉप कर देंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आगे करेंगे, वो फटाफट हो जाएगा फिर। देख अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, रुक उसको मत बता, तो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट सम है P एंड Q और R ब्रैकेट क्लोज, और नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q एंड P, तो तुझे इसको P में लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देख P एंड इधर भी है, P एंड इधर भी है ना, एंड है साथ, तो तू उसको रीअरेंज कर सकता है, एसोसिएटिव लॉ में आगे पीछे नंबर्स को कर सकता है। तो यहाँ पर देख ये हो जाएगा P एंड Q और R, और इसको मैं लिखूंगा P एंड नेगेशन ऑफ P को, नेगेशन को बाहर ले लेता हूँ, R और Q हो जाएगा। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, LHS को लिया मैं। P एंड दोनों जगह पे कॉमन है, बाहर ले ले, पहला बचेगा Q और R, बीच में साइन है और की, नेगेशन ऑफ R और Q। बेटा सेम है ना, तू देख ये आइडेंटिटी लॉ में क्या बताता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में P और नेगेशन ऑफ P क्या आता है, ट्रू आता है ना। तो वैसे ही देखना, ये एक सेम कॉलम है Q एंड और R, और ये भी क्या है R और Q, मतलब सेम है बेटा। तो यहाँ पर एक P है तो एक उसका नेगेशन ऑफ P है, और बीच में और है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, P एंड ट्रू आ जाएगा। और P एंड ट्रू किसके ऊपर डिपेंड करेगा अभी आंसर, P के ऊपर, तो हेंस दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस ट्रू। क्यों दूसरे जगह पे भी होता है क्या टेस्ट? अपना टॉपिक अलग होगा, उनका शायद अलग होगा, डिफरेंट टाइम है। देख अभी हम लोग ना वेन्स डायग्राम पढ़ने वाले, ओके, वेन्स डायग्राम देखने वाले। वेन्स डायग्राम में हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, तो हमें ये समझेगा।
डिसजंक्शन इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू यूनियन ऑफ सेट्स इन सेट थ्योरी। डिसजंक्शन मतलब क्या? और P और Q याद है? अब ये सेट थ्योरी में क्या होता है? यूनियन, मतलब दो सेट का यूनियन होता है, ठीक है। सेट थ्योरी, सेट चैप्टर सबको पता है। देन कंजंक्शन मतलब सेट थ्योरी में इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। नेगेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। पता है क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इधर पता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? सपोज तेरे सेट में, एस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और ए सेट में एलिमेंट है 1 2, तो जो ए में नहीं है ना उसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और अगर इसको डायग्राम के हिसाब से बनाएगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा वेन डायग्राम में। ये सेट ए है तो इसके बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम हो गया। देन इम्प्लीकेशन मतलब क्या? सबसेट। इम्प्लीकेशन मतलब क्या? सबसेट। सबसेट मतलब ए के, जैसे ए में एलिमेंट था 1 और 2 और एस में एलिमेंट था 1 2 3 4, तो मैं क्या बोलेगा? ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज सबसेट ऑफ एस, जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था। सबसेट का डायग्राम कैसे बनेगा देख। अब ये देख एस था, ओके, एस और ये है ए के अंदर एलिमेंट है 1 और 2 और एस के अंदर एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4। एस के अंदर एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4, तो ये एस है 3 और 4, ये सबसेट हो गया बेटा। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट में और एक पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है सबसेट में? कि एस के एलिमेंट्स अगर 1 2 3 4 है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए के भी एलिमेंट 1 2 3 4 हो। तो यहां पर ए और एस का जो वेन्स डायग्राम होगा वो सेम ही होगा, मतलब सेम सर्कल होगा। ये हो गया। देन इक्विवेलेंस, हम बाई कंडीशनल को इक्वालिटी ऑफ टू सेट बोलते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू सेट मतलब क्या? दोनों भी इक्वल रहेंगे। दोनों भी क्या रहेंगे बेटा? इक्वल रहेंगे। तो अब आगे देखते हैं। देख बेटा यहां पे फिगर देखते हैं। अगर ए अंदर है और बी बाहर है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ए इक्वल्स टू बी। ये देखिए शेडेड पार्ट है, मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर देख दोनों सेपरेट सर्कल है ना, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो मैं लिखेगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट। इक्वल्स टू नल सेट। याद है ये सब? पता है क्या तुम लोगों को? नाउ देख, ऑब्जर्व द फॉलोइंग 4 statements. Observe the following 4 statements. All professors are educated. Okay, और है दूसरा वाला, तो equiangular triangles are precisely equilateral triangles. ठीक है? No policeman is a thief. Some doctors are rich. Some students are not scholars. ठीक है, तो इन सारे स्टेटमेंट को अपने को वेन्स डायग्राम में लेकर आना है, मतलब डायग्राम बनाना है इनका। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है पता है? ऑल एक्स आर वाइज, तो इसका मतलब क्या होगा देखेंगे। जैसे कि 4 स्टेटमेंट है, नो एक्स आर वाइज, सम एक्स आर वाइज, सम एक्स आर नॉट वाइज। तो इन स्टेटमेंट्स को हम देखो कैसे लिखते हैं। डायग्राम फॉर ऑल एक्स आर वाइज,
मतलब क्या बेटा, सारे x को तू y बोल सकता है। क्या बोल सकता है? सारे x को तू y बोल सकता है। तो सारे x को अगर तू y बोल सकता है तो ये डायग्राम बन रहा है ना, मतलब सबसेट बन रहा है, x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, सेम वे में x आर प्रिसाइजली y, ऑल x आर प्रिसाइजली y, मतलब यही है बेटा, सेम है। हाँ वही प्रिसाइजली इक्वल है, मतलब वो दोनों सेम सर्कल में, x इक्वल्स टू वाई, प्रिसाइजली मतलब क्या, एकदम इक्वल। तो ये भी डायग्राम बन सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कंसीडर द स्टेटमेंट ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। तो यहाँ पे कैसे डायग्राम बनेगा बेटा, प्रोफेसर सबसेट ऑफ एजुकेशन रहेगा। तो हम कैसे लिखते, देख, द सेट ऑफ प्रोफेसर्स, द सेट ऑफ एजुकेटेड पीपल, और यूनिवर्सल सेट में क्या लेंगे, द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे प्रोफेसर इज सबसेट ऑफ एजुकेटेड पीपल, समझा क्या ये वाला डायग्राम। तो यहाँ पर देख क्या लिखेगा, P इज सबसेट ऑफ E, क्या लिखेगा, P इज सबसेट ऑफ E। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, ये प्रॉपर सबसेट इंडिकेट कर रहा है, तो अपने को सबसेट लिखना है, नीचे यहाँ पर इक्वल टू की साइन भी ले लेनी, कोई बात नहीं। कंसीडर द स्टेटमेंट, सेकेंड वाला देख, इंडिया विल बी प्रॉस्परस इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल, इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्किंग। तो तू क्या लिखेगा, लेट P बी द स्टेटमेंट, द सेट ऑफ ऑल प्रॉस्परस इंडियन, H be the statement, citizens are hard working, U be the statement, set of all human being। तो ये तेरा डायग्राम हो गया, P equals to H और यूनिवर्सल सेट। देख, हमने ना यहाँ पे जस्ट अभी पहला वाला कंसेप्ट देखा है, ऑल x आर वाइज। तो प्रिसाइजली भी हो सकते हैं और सबसेट भी हो सकते हैं। अब दूसरा क्या देखेगा तू, नो x आर वाइज, नो x आर वाइज। बेटा नो एक्स आर वाइज में कुछ सेम रहेगा क्या, मतलब ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग रहेंगे ना, यूनिवर्सल सेट में एक इधर होगा तो एक इधर होगा, नो एक्स आर वाइज। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। बी, नो एक्स आर वाइज, कंसिडर द स्टेटमेंट, नो नेवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन। मतलब नेवल, नेवी और एयरफोर्स में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, द सेट ऑफ ऑल नेवल पर्सन, ए बी द सेट ऑफ ऑल एयरफोर्स पर्सन। तो इसके बीच में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल सेट होगा। तो तू ऐसे लिखेगा, देख वेन डायग्राम बनाया तूने, ऐसे सर्कल बनाया, एन इंटरसेक्शन ए नल सेट लिखेगा, एन इंटरसेक्शन ए क्या लिखेगा, नल सेट लिखेगा। फिर दूसरा भी देख, कंसीडर द स्टेटमेंट, नो इवन नंबर इज ऑड नंबर, नो इवन नंबर इज ऑड नंबर, सेपरेट ब्रैकेट्स बनेगा बेटा, समझा क्या ये। आगे बढ़ू, देख अब तू नेक्स्ट एग्जांपल देखेगा, इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सम एक्स आर वाइज, सम एक्स आर वाइज। तो ये मैंने डिस्कस किया, सम एक्स आर वाइज। अब यहां पर देख, सम इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7, सम इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 7। दो ग्रुप बनेगा, एक इवन नंबर का बनेगा और एक मल्टीपल ऑफ 7 का बनेगा, दोनों में इंटरसेक्शन होगा। तो ये देख इवन नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो तेरा ये वाला रीजन आंसर है। तो ई इंटरसेक्शन एम इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट, ऐसा लिखना पड़ता है। वो डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है, देख यहाँ पर नल सेट होगा। ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है, सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, सम रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, मतलब क्लियरली रियल नंबर तो इंटीजर से बड़ा नंबर सिस्टम है, तो इंटीजर उसके बीच में आएगा और वो आर रियल नंबर उससे बड़ा होगा। तो ये वाला डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सम एक्स आर नॉट वाइज, सम एक्स आर नॉट वाइज, मतलब देख ये इंटरसेक्शन है,
सम एस आर नॉट ओ, तो ये वाला पार्ट देख, ये एस जितने भी एस में एलिमेंट है ये ओ नहीं है ना बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सम एस आर नॉट ओ, सम एस आर नॉट ओ, ऐसा डायग्राम रहेगा। और ऐसे भी हो सकता है सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, तो तू सारे रेक्टेंगल को, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, लेकिन सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकता है ना बेटा, तो यहाँ पे स्क्वायर अंदर रहेगा और रेक्टेंगल्स बाहर रहेंगे, बिकॉज तू सारे स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोल ही सकता है। तो ऐसा भी r माइनस एस इज नॉट इक्वल्स टू 0, बेटा ये डिफरेंस का साइन है सेट्स में, r डिफरेंस s इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट। फिर ये हो गया, अब हम सम्स चालू कर दे बेटा, बस यही आपको करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। मैं 2-4 सम सॉल्व कर लेता हूँ, ओके, फिर हम लोग स्टॉप कर देंगे लेक्चर। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आर ओबीडेंट, 2 सेट होगा बेटा, कितना सेट होगा, कौन सा, एक तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का और एक ओबीडेंट स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेजेस पे लिख लेता हूँ, 10th क्लास वर्क, पी स्टेटमेंट है फर्स्ट का, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, और क्यू स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, हार्ड वर्किंग को H से डिनोट करते हैं और ओबीडेंट को O से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओबीडेंट स्टूडेंट ले लेते हैं, ओबीडेंट स्टूडेंट्स, और यूनिवर्सल सेट भी बना लेते हैं बेटा, U मतलब सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे ये भी सेट ऑफ ओबीडेंट है, ये भी सेट ऑफ हार्ड वर्किंग है बेटा। यहाँ पे सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट है, तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये है यूनिवर्सल सेट, ये है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये है ओबीडेंट स्टूडेंट। तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और ओबीडेंट, तो यहाँ पर देख ये वाला पार्ट है, दैट इज H intersection O is not equals to null set. This is your answer. Okay, that's it. लिख के ले लो, ये डायग्राम बना लो, बस ऐसे ही डायग्राम्स बनाने बेटा इसमें। आई होप कल तुम अच्छा परफॉर्म करो। आज इसके बाद कोई लेक्चर है बेटा? आज अच्छे से पढ़ लेना, घर पे जाके ना बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन आज ही कर लेना। हाँ, मैट्राइसिस और लॉजिक ही खत्म कर देना अच्छे से। कल फर्स्ट टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट देना, हो जाएगा तो तुमको खुद अच्छा लगे, नहीं तो सोचूंगा बाद में पढ़ता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ, बाद में दूसरी बार पढ़ लेना, वो रह जाएगा नहीं तो बाद में का। नाउ देख, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स, तो कैसे बनाएगा तू नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स? देख, तू यहां पर क्या लिखेगा, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन मतलब सबको पता है ना क्या होता है, जिसको कॉर्नर्स होते हैं। अब ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल शेप है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले A सेट बना लेता हूँ, C सेट बना लेता हूँ, सेट ऑफ सर्कल, सेट ऑफ सर्कल्स, और P सेट बना लेता हूँ, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, और G सेट बना लेता हूँ, सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, या तो सेट ऑफ शेप्स भी लिख सकता हूँ, सिर्फ जितना शॉर्ट लिखूंगा चलेगा। अब नो सर्कल्स और पॉलीगॉन मतलब क्या, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ये सेट ऑफ सर्कल पॉलीगॉन है, तो इसका डायग्राम क्या इंडिकेट करता है, C इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू नल सेट।
हो गया ये? ओके डन. नाउ नेक्स्ट देख, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर, मतलब सेम हो गया ना. तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम ही बना देता हूँ. देख, ये टीचर्स और स्कॉलर्स सेम हो गया. यूनिवर्सल सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. समझा ये? इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम. इफ देन मतलब सबसेट बेटा. तो सबसेट में क्या होगा देख, मुझे बता, सारे क्वाड्रिलैटरल को तू पैरेललोग्राम बोल सकता है क्या? नहीं ना. तो यहां पर क्या है, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस. अच्छा, इज अ रोम्बस, सारे रोम्बस को तू पैरेललोग्राम बोल सकता है. तो यहाँ पे ये आ गया तेरा रोम्बस और ये आ गया तेरा पैरेललोग्राम. बिकॉज पैरेललोग्राम ऊपर होगा, रोम्बस अंदर होगा. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रोम्बस इज सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, ये इसका डायग्राम हो गया. और ये है सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप या तो सेट ऑफ शेप्स यूनिवर्सल. ये दोनों भी डायग्राम बना लो. ये थर्ड का डायग्राम है और ये फोर्थ का डायग्राम है. सबके डायग्राम बना के दे देता हूं. हो गया है लिख के. नाउ नेक्स्ट प्लीज तुम लोग ट्राई करो. सेकेंड थर्ड ये सारे सेम ही है, पांचों के पांचों. इसमें से कोई भी मतलब ये फर्स्ट सेकेंड करो, फर्स्ट करो बस. बाकी ये हमने नो सर्कल इज रेक्टेंगल ये कर लिया है. इफ n इज प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल्स टू 2 देन इट इज ऑड नंबर. ये वाला भी इजी है, कर लोगे. सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट. तो क्या आएगा, सम आया मतलब क्या है, ये सबसेट टाइप है. तो इसका क्या आएगा, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट. ये शेयर ब्रोकर्स है, ये चार्टेड अकाउंटेंट है. तो ये बीच वाला पार्ट बोल रहा है एस इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल्स टू 0. नो, यस, नो विकेट कीपर इज बॉलर. तो ये अलग अलग सर्कल्स आएगा. ये विकेट कीपर, ये बॉलर का सेट है. ये इंडियन, ये क्रिकेट टीम का सेट है, या सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग डाल दे, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कर लिया गया ये. बट आपको वैसे लिखना है, प्रेजेंट करना है करके, सी विकेट, डब्ल्यू विकेट कीपर, बी सेट ऑफ बॉलर, ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा. सम नॉन रेसिडेंट इंडियन आर नॉट रिच. तो दो सेट बनेगा देख बेटा, नॉन रेसिडेंट इंडियन का सेट बनेगा और रिच पीपल का सेट बनेगा. तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ये रिच पीपल है. तो वो क्या बोल रहा है कि सम नॉन रेसिडेंटल इंडियन आर नॉट रिच. तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा. दैट इज, इसको जनरली डिफरेंस करते हैं. एन डिफरेंस आर इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट. ओके, एन डिफरेंस आर इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट. समझा क्या? स्टॉप कर दे हम. ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया. मुझे फिलअप्स भी लेने थे लेकिन अभी नहीं लेते. ऑल द बेस्ट कल के टेस्ट के लिए.